नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। मैं संजू मैम आपको ऋषिकेश अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए आज चलते जैव प्रक्रम का अगला टॉपिक पढ़ने के लिए, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता है क्या, या पाचन हमारे लिए क्यों जरूरी है, पाचन से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और पाचन किस तंत्र की सहायता से होता है, जिसको क्या बोला जाता है, आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूरा एक ही चैप्टर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पाचन होता है क्या, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे पाचन क्या होता, आगे पढ़ेंगे पाचन जरूरी क्यों, उसके बाद पढ़ेंगे पाचन तंत्र क्या। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम रखा हुआ, ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र है। इसमें पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचना आता, या इसके अंतर्गत जितना भी संरचना आता है, जैसे मुख हो गया, ग्रासनी हो गया, ग्रासनली हो गया, आमाशय हो गया, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया, अग्नाशय हो गया, यानी छोटी छोटी जितना भी संरचना से मिल के बना होता पाचन तंत्र, ये पूरा संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते आगे पढ़ने। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, पाचन तंत्र क्या होता है। यहाँ से पहले समझते, पाचन तंत्र कहने का मतलब हुआ जैसे एक ये नली, पूरा एक नली जैसी संरचना है ना, ये पूरा नली जैसी संरचना को बोला जाता है आहार नल, ठीक। और इसके साइड साइड में जितना भी पाचक ग्रंथि लगा रहता है, ग्लैंड लगा रहता है, इसके पूरे सम्मिलित रूप को बोला जाता है पाचन तंत्र। यानी जहाँ पे तंत्र लग जाए, बस इतना सा समझना है, जहाँ पर तंत्र लग जाए, एज ए सिस्टम लग जाए, तो उसको बोलेंगे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ शामिल किया गया। जैसे पाचन तंत्र में सिस्टम लग गया, यानी तंत्र का इंग्लिश होता है सिस्टम। सिस्टम जहाँ भी लग जाएगा तो बहुत बड़ा सा सिस्टम होता है, बहुत कुछ उसमें जुड़ा रहता है, ठीक। नहीं कहा जाता है सिस्टम फाड़ डालेंगे, यानी सिस्टम बहुत कुछ फाड़ने की बात कर रहा है, यानी सिस्टम। तो ये हम समझ गए सिस्टम क्या होता है। आगे चलते, तो चलिए सबसे पहले चलते पाचन क्या होता। सबसे पहले चलिए पाचन, यानी कि बड़े से मॉलिक्यूल को, एक होता है जैसे रोटी या चावल वगैरह खाते, बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना ही क्या कहलाता, पाचन कहलाता। या तो कहेंगे बड़े से अणु या बड़े जटिल अणु को छोटे छोटे या सरल अणु में डिवाइड करना या विभक्त करना ही क्या कहलाता, पाचन कहलाता। और पाचन जिस सिस्टम की सहायता से होता है, जिस तंत्र की सहायता से होता है, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, वैसी प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु को, यानी बड़े से अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में सरल अणु में डिवाइड करना है क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा, ठीक। और डाइजेशन के अंतर अब बताए थे, डाइजेशन जिस सिस्टम के द्वारा होता होगा, जिस तंत्र के द्वारा होता होगा, उसी को क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र बोलेंगे, यानी डाइजेटिव सिस्टम बोलेंगे। अब यही बताए थे डाइजेटिव सिस्टम के अंतर्गत आता है क्या क्या। एक आता आहार नाल, एक आता आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है पाचक ग्लैंड, पाचक ग्रंथि, डाइजेटिव ग्लैंड। अब इसी के कहेंगे, इसी दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, डाइजेटिव सिस्टम बोला जाता है, डाइजेटिव सिस्टम। तो कहेंगे डाइजेटिव सिस्टम क्या होता है, जिस तंत्र के अंतर्गत आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल तथा डाइजेटिव सिस्टम दोनों मिलके या दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, यही डाइजेटिव सिस्टम बोला जाता है, ठीक। तो आगे चलते आप कहेंगे आहार नाल, अभी बताए थे एक नली के समान जो संरचना होता है, जिसमें पूरा प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया संपन्न होता है, एज ए पाइप की तरह रहता है, जिसको आहार नाल बोला जाता है। और इसी के साइड साइड में, जैसे हमारे गले में क्या होता है, साइड साइड में घर लगा रहता है, लेकिन हम एज निकलते कहाँ में, एक गली में निकलते। सेम उसी तरह से एक गली, आहार नाल एक प्रकार से क्या, एक गली, और साइड साइड में सभी का घर है, सभी अपना दोस्त निकलते हैं, एक गली में निकलते हैं। इसी तरह से पाचक ग्रंथि से जो भी रस निकलता है, इस यही नली में निकलता है, ठीक। तो आगे चलते, अब आहार नाल क्या होता है। अब कहेंगे आहार नाल क्या होता है, ये बता चुके हैं कि यह एक नली के समान संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया पूरा संपन्न होता होगा। और कहेगा इसका लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर का होता। अब इसके अंतर्गत बताए थे कौन कौन सी संरचना आता। सबसे पहले क्या मुख खोलते हैं, तो उसी को एक नंबर में बस यही स्टार्टिंग वाला संरचना होगा, जिसको बोला जाता है मुख, जिसको मुंह बोला जाता है, माउथ। 2 नंबर में आ जाएगा मुख गुहा, मुख गुहा, बक्कल कैविटी,
तो कहेंगे इतना पहले समझते हैं। कहेंगे मुख गुहा और मुख में क्या अंतर है। जैसे मुख को ओपन करते खोलते यानी बंद करते, दो जबड़ा के बीच क्या दो जबड़ा हिलता है, यानी दो जबड़ा के द्वारा बंद होता है या दो होठों के द्वारा बंद होता है, जिसको मुख बोला जाता है। लेकिन हम वही मुख को फाड़ेंगे, आकरेंगे तो क्या होगा, अंदर में एक स्पेस दिखेगा जिसको बक्कल कैविटी बोला जाता है, मुख गुहा बोला जाता है। अब मुख गुहा के अंतर्गत यानी बक्कल कैविटी में क्या क्या इसमें अंदर रहता है। जैसे हो गया मुंह खोलेंगे तो क्या क्या दिखेगा, दांत दिखेगा, जीभ दिखेगा। ऐसे सैलिवरी ग्लैंड दिखता नहीं है, लेकिन क्या जो भी वगैरह मतलब पानी मुंह में आता है पूरा चिपचिपा रहता है, यही सैलिवरी ग्लैंड के कारण ही होता है। तो यही मुख गुहा के अंतर्गत यही सब पढ़ेंगे। तो आगे होता है ग्रासने फेरिंग्स। आगे कहेंगे ग्रासनी क्या होता है, बस ये वाली जो संरचना देख रहे हैं बस इसी को क्या बोला जाता है, ग्रासनी बोला जाता है। जहाँ पर टेटुआ वगैरह निकल जाता है लड़का लोग को, उसी को ग्रासनी बोला जाता है, जिसका लंबाई लगभग 4 इंच होता। क्या 4 इंच इतना ही ना होता, बस यही ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ग्रासनी हो जाएगा। आगे यहाँ से जो नली जुड़ा रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, ग्रास नली, ग्रास नली। ओसोफेगस। ठीक, आगे कहेंगे ये ग्रासनी में दो इसी तरह से 2 पाइप खुलता है, एक विंड पाइप होता है, एक फूड पाइप होता है। अभी मुख्यतः जो फूड जिस नली के द्वारा जाएगा उसी नली को पढ़ना है। एक नली खुलता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्रास नली, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर इतना तक हो गया। अब आगे चलते हैं, ये ग्रास नली कहाँ में जाके जुड़े रहती है, आमाशय में। स्टमक में जाके जुड़ी रहते हैं। कहेंगे ये ग्रास नली किस में जाके जुड़ी रहती है, स्टमक में जाके जुड़ी रहती है। आगे कहेंगे ये आमाशय किस में जाके जुड़ी रहती है, आंत में जाके, जिसको छोटी आंत बोला जाता है। आंत भी 2 प्रकार का होता है, एक छोटी आंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहेंगे आंत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है छोटी आंत, दूसरा होता है बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, अगला होता है लार्ज इंटेस्टाइन। आगे बताएंगे आमाशय का कितने पार्ट में बांटा गया, छोटी आंत को कितने पार्ट में बांटा गया, बड़ी आंत को कितने पार्ट में बांटा गया। बस ये स्टार्टिंग से लेकर मुख से लेकर लास्ट तक वाली संरचना, बस यही पूरा का पूरा आहार नाल कहलाता है। ठीक, आगे चलते जब पाचन में बताए थे यानी पाचन तंत्र में पहला बताए थे 1 नंबर में आता आहार नाल और दूसरा आता पाचक ग्रंथि। आगे चलते पाचक ग्रंथि क्या होता है। इससे पहले बताए थे पाचक ग्रंथि जिसमें से पाचक रस का स्राव होता है और पाचक रस निकलता है, उसी को क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथि बोलेंगे, या तो एंजाइम का स्राव होता है। आगे चलते पाचक ग्रंथि क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है। कहेंगे जिस ग्लैंड के द्वारा क्या पाचक रस का स्राव होता होगा उसी को क्या बोलेंगे, पाचक ग्रंथि बोलेंगे। इसके अंतर्गत अब कौन कौन सी संरचना आता है, एक आता लार ग्रंथि, या इसी को कभी कभी बोला जाता लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। तो कहेंगे लार ग्रंथि सॉरी, तो कहेंगे पाचक ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन आता है। 1 नंबर में सबसे पहले आएगा लार ग्रंथि, दूसरा नंबर में आता है लीवर, इसको यकृत बोला जाता, और आगे आता अग्नाशय, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज आता, अग्नाशय आता। कहेंगे पाचक ग्रंथि के अंतर्गत 3 संरचना आता है, जो कि लार ग्रंथि आता, लीवर आता, आगे अग्नाशय आता। ये लार ग्रंथि ये पूरा का पूरा ग्लैंड हो गया, यानी पाचक ग्रंथि के अंतर्गत आता, और ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोले थे पाचन तंत्र। यानी पूरा का पूरा पाचन तंत्र का सिस्टम कंप्लीट हुआ, कौन कौन सी संरचना पढ़ना। आगे स्टार्ट से पढ़ते पहले मुख, मुख माउथ। तो बताए थे क्या 2 जबड़ों से मिलकर एक जो गिरी हुई संरचना होता है जिसको क्या बोला जाता मुख। या तो कहेंगे हम आहार नाल को, एलिमेंट्री कैनाल को किसके द्वारा खोल सकते हैं, 2 होठों के द्वारा खोलेंगे, यानी 2 होठ खोलेंगे तो बंद यानी खुल जाएगा,
बंद कर लिए तो पूरा बंद हो गया। तो कहेंगे आहार नाल खोलेंगे कब, या तो यानी आहार नाल कब खोल सकते, कैसे खोल सकते हैं, 2 होठों को खोलेंगे तो पूरा का पूरा आहार नाल ओपन हो जाएगा। और अगर कहेंगे उसको बंद करेंगे, 2 होठ को बंद करेंगे, 2 होठों को सटाएंगे तो पूरा बंद हो जाएगा। क्या हो गया, फिर से लिख देते मुख, ये हो गया। आगे चलते हैं मुख गोआ, बक्कल कैविटी। हम बताए थे बक्कल कैविटी में मुख को खोलेंगे तो अंदर में एक बड़ा सा स्पेस दिखता, उसी बड़ा सा स्पेस को, खाली स्थान को क्या बोला जाता, मुख गोआ बोला जाता। और मुख गोआ में क्या क्या संरचना रहता है, बस उसी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिखता, दांत दिखता। यूं ही अगर मुंह खोले तो पूरा का पूरा क्या दिखता, दांत दिखता। अब दांत के बारे में पहले समझते, टीथ के बारे में। दांत, तो कहेंगे दांत के बारे में अब समझते हैं क्या क्या पढ़ना। ये बात समझते, दांत दो पार्ट में, 2 अवस्था में आता। सबसे पहले बचपन में आता, जब ये नहीं कि 1 से 1.5 साल के होते तब स्टार्टिंग फेज में आना स्टार्ट होता, जो कि 10 साल तक में पूरा का पूरा खत्म हो जाता, फिर से तब आता। यानी कहेंगे दांत कितने अवस्था में आता, दांत 2 अवस्था में आता। एक बचपन में जो आता है जिसको बोला जाता है मिल्क टीथ, दूध का दांत। ऐसे दूध का बना नहीं रहता, लेकिन माँ का दूध पीते टाइम जो होता उसी, इसीलिए उसको दूध का दांत बोला जाता, जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता। मिल्क टीथ, या ये अस्थाई नहीं रहता, इसलिए इसको अस्थाई बोला जाता, अस्थाई दांत, टेम्पररी टीथ। आगे चलेंगे, अगला जो दांत आता है जिसको अस्थाई दांत बोला जाता, अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। ठीक, तो कहेंगे दांत कितने अवस्था में आता, दांत 2 अवस्था में आता। एक होता है जो कि माँ के गर्भ से निकलने के बाद, यानी कि 1 से 1.5 साल के बाद जो दांत आता, जिसको क्या बोला जाता, मिल्क टीथ बोला जाता, जो कि कुछ टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद वो झड़ना स्टार्ट हो जाता, इसीलिए इसको अस्थायी दांत बोला जाता। जब ये दांत आ जाता तो पूरा का पूरा जीवन काल में रहता, लास्ट में यानी कि बुढ़ापे टाइम में, वृद्ध अवस्था में गिरना स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको परमानेंट टीथ बोला जाता है। ठीक, तो आगे कहेंगे ये अस्थायी दांत या अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं। कहेंगे ये अस्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो कि स्माइली टीथ दिख रहा है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो दांत का दिख रहा है उसी को बोला जाता है इंसीजर, इसको कतरनक बोला जाता। इंसीजर। दूसरा होता कैनाइन, जिसको रदनक बोला जाता। कैनाइन। और लास्ट वाला होता मोलर, जिसको चवर्णक बोला जाता। मिल्क टीथ की संख्या, मिल्क टीथ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता कतरनक, दूसरा होता रदनक, तीसरा होता चवर्णक। और कहेंगे ये कितने प्रकार का होता, ये 4 प्रकार का होता। एक होता कतरनक, जिसको इंसीजर बोला जाता है। इंसीजर। दूसरा होता रदनक, जिसको बोलते हैं कैनाइन। आगे होता अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, जिसको बोला जाता है प्रीमोलर। लास्ट वाला होता है चवर्णक, जिसको कहते हैं मोलर। इससे यहाँ से स्पष्ट हो रहा, कहेंगे मिल्क टीथ में कौन सा दांत एब्सेंट रहता, तो ये प्रीमोलर एब्सेंट रहता। ठीक, और कहेंगे और कौन कौन सा दांत एब्सेंट रहता है, चवर्णक का थर्ड मोलर जो होता है, यानी लास्ट वाला जो दांत होता है, ये मिल्क टीथ में एब्सेंट रहता। आगे चलते अब कहेंगे दूध के दांत की संख्या कितना होता है, तो ऊपर वाला मिटाते हैं।
चलिए तो आगे चलते, दूध की दांत की संख्या कहेगा कितना होता, तो 20 होता। और कहेंगे अस्थाई दांत की संख्या कितना होता, तो 32 होता। तो इतना पूरा याद रखना। कहेंगे दूध की दांत की संख्या कितना होता, 20 होता। और अस्थाई दांत की संख्या, परमानेंट टीथ की संख्या कितना होता, तो 32 होता। आगे चलते ये कौन कौन होता। चलिए आगे समझते हैं। इतना ये वाला जो पोर्शन है इसी को इंसीजर बोला जाता है, ठीक। और एक ये नुकीला जैसी संरचना जिसको कैनाइन दांत बोला जाता है। और ये लास्ट में ये 2 दांत होता है जिसको मोलर बोला जाता है। तो कहेंगे कितना, मोलर की संख्या कितना, 2 है, ठीक। आगे कहेंगे कैनाइन की संख्या कितना, 1 है। और इंसीजर की संख्या कितना, 2, ठीक। तो कहेंगे सबसे स्टार्टिंग वाला एक ही पार्ट का जब भी दांत का संख्या पूछा जाता है तो एक पार्ट का पूछा जाता है। जैसे ऊपर का तो अलग है, लेकिन नीचे का भी एक पार्ट का पूछा जाता है। तो कहेंगे ये एक पार्ट हो गया, 4 पार्ट में पूरा का पूरा बटा जाता है, यानी 4 से गुना करते चला जाएंगे, हो जाएगा। कहेंगे कैनाइन की संख्या कितना होता, तो 1 होता। इंसीजर की संख्या कितना होता, 2 होता। मोलर की संख्या कितना होता, 2 होता। यानी कि किसका ये सब है, तो मिल्क टीथ की संख्या। आगे देखते हैं परमानेंट टीथ की संख्या कौन कौन होता। ये धारदार संरचना रहता है जिसको क्या बोला जाता है, इंसीजर बोला जाता है। नुकीली संरचना की कैनाइन बोला जाता है। ये कूटने पीसने वाला होता है इसलिए इसको बोला जाता है प्रीमोलर। लास्ट में ये 3 संरचना निकलता, 3 दांत रहता। अब देखते ये वाला जो धारदार संरचना इसको क्या बोला जाता है, इंसीजर बोला जाता है। ये नुकीली संरचना को कैनाइन बोला जाता है। और ये वाले इसको बोला जाता है प्रीमोलर। और लास्ट वाले को बोला जाता है मोलर। क्या इसमें प्रीमोलर दिख रहा था, प्रीमोलर नहीं था। तो कहेंगे मिल्क टीथ में कौन सा दांत एब्सेंट रहता है, प्रीमोलर एब्सेंट रहता। आगे कहेंगे मोलर। मोलर में भी क्या ये लास्ट वाला है, मोलर में भी 2 ही दांत है। कहेंगे एक दांत इसमें भी एब्सेंट है। तो आगे कहेंगे इंसीजर की संख्या कितना होता, 2 होता। कैनाइन की संख्या कितना होता, 1 होता। प्रीमोलर की संख्या 2 होता। और मोलर की संख्या 3 होता, ठीक। तो आगे बस इतना याद रखेंगे। कहेंगे इंसीजर की संख्या कितना होता, 1 होता। कैनाइन की संख्या इंसीजर की संख्या 2 होता, कैनाइन की संख्या 1 होता। प्रीमोलर की संख्या 2 होता और मोलर की संख्या 3 होता, ठीक। अब इसी से डेंटल फॉर्मूला निकलता जिसको दंत सूत्र बोला जाता, दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में पहले लिखा जाता है इंसीजर का, उसके बाद लिखा जाता है कैनाइन का, उसके बाद प्रीमोलर, फिर लिखा जाता है मोलर का। यानी जितना भी ये पूरा का पूरा दांत होता, दांत का एक भाग का पूरा संरचना, एक भाग और ऊपर वाले भाग को कहेगा डेंटल फॉर्मूला क्या होता, दंत सूत्र क्या होता। मुखगुहा में जितना भी दांत होता, चारों भाग में से एक भाग नीचे वाला और एक भाग ऊपर वाला को गणितीय सूत्र में लिखना ही क्या कहलाता, डेंटल फॉर्मूला कहलाता। स्टार्टिंग में क्या बताए थे, इंसीजर। अब कहेंगे मिल्क टीथ की संख्या में इंसीजर की संख्या कितना, इंसीजर की संख्या 2 है। कैनाइन की संख्या कितना, 1 है। और कहेंगे प्रीमोलर की संख्या कितना, इसमें 0। क्या ये प्रीमोलर था, ये मोलर है। और मोलर की संख्या कितना, 2 है। और इसी को ये नीचे बट्टा, ये मैथ यहाँ पे नहीं लगना, बट्टा ये नहीं, ये नीचे वाला, यानी ये ऊपर वाला पूरा हो गया, ये नीचे वाला लिख रहे, बस सेम ही लिखना, ये पूरा हो गया। इसी को बोला जाता है डेंटल फॉर्मूला। चलिए तो कहेंगे मिल्क टीथ की डेंटल फॉर्मूला में दंत सूत्र क्या होता, 2102, या तो डायरेक्ट बोला जाता 212/212, ठीक। इसको बट्टा नहीं बोल सकते, क्या कि ऊपर वाला लिखा जाता और नीचे वाला लिखा जाता। यहाँ पे मैथ्स लगाएंगे पूरा का पूरा कट के 1 आ जाएगा, इसलिए मैथ्स नहीं लगाना। आगे चलते कहेंगे वयस्क आदमी में, एडल्ट आदमी में कितना दांत का या डेंटल फॉर्मूला क्या होता। तो सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला लिखते टाइम क्या लिखा जाता है, इंसीजर की संख्या लिखा जाता। उसके बाद क्या लिखा जाता है, कैनाइन लिखा जाता।
पूरा लाइन वाइज लिखना है। सबसे पहले इंसीजर लिखना है, उसके बाद कैनाइन लिखना है, उसके बाद प्री मोलर लिखना है, उसके बाद मोलर। सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद प्री मोलर, लास्ट में फिर मोलर। तो कहेंगे कैनाइन की संख्या कितना? कैनाइन की संख्या 2 है। इंसीजर की संख्या कितना था? 2 था। कैनाइन की संख्या कितना? 1 हो गया। प्री मोलर की संख्या कितना? तो 2 हो गया। और मोलर की संख्या लास्ट में कितना? 3। जैसे बताए थे ऊपर वाला ये पूरा आ गया। अब नीचे वाला भी सेम उसी तरह से रहेगा। अब टूट फूट जाएगा, इसका हम जिम्मेवारी नहीं, जितना भी रहेगा पूरा नीचे भी पूरा का पूरा लिख देना। तो कहेंगे एडल्ट आदमी में डेंटल फार्मूला क्या होता है? 2123/2123। तो ये डेंटल फार्मूला कभी डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये वयस्क आदमी में डेंटल फार्मूला क्या होता है, या तो कहेगा मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है। ये पूरा समझ में आ गया। या तो ये भी कभी कह सकता है किशोरावस्था वाले आदमी में डेंटल फार्मूला क्या होता है। क्या हम जैसे किशोरावस्था में, लेकिन किशोरावस्था में क्या ये प्री मोलर मोलर का जो 3rd मोलर होता है, क्या ये रहता? जिसको विस्डम टीथ जो बोला जाता है, क्या ये रहता? तो नहीं रहता। तो इसको कट कर देंगे, लास्ट में 3 के जगह पे 2 बैठा देंगे। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा फिर? तो यानी किशोरावस्था वाले बालक या बालिका का डेंटल फार्मूला हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अब दांत के बारे में समझने। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं दांत। चलिए दांत का संरचना हो गया। चलिए ये रावण का दांत हो गया। आगे चलते हैं। कहीं ये दांत होता है क्या? दांत का संरचना के बारे में नहीं पढ़ना। सबसे ये बताइए मसूरा के अंदर वाला है, ये मसूरा के नीचे वाला, ये मसूरा के नीचे वाला, और ये जो निकला हुआ है उसको मसूरा के ऊपर वाला बोला जाता। नहीं, ऊपर वाले को शीर्ष बोला जाता, शीर्ष वाला पार्ट। और ये नीचे। तो आगे चलते हैं। डायरेक्ट अगर पूछे बिहार बोर्ड में दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। यही वाला परमानेंट टीथ वाला ही जवाब देना। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ठीक, ये 3 प्रकार वाला नहीं देना, बस समझने के लिए। और ये दांत की संख्या याद रखना। कहेंगे इंसीजर की संख्या कितना? स्टार्टिंग में 2, इसको 4 से गुना करना, इंसीजर की संख्या 8 हो जाएगा। आगे कहेंगे कैनाइन की संख्या कितना? 1 है, लेकिन 4 भाग 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4। आगे कहेंगे प्री मोलर की संख्या कितना? 2 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे कहेंगे मोलर की संख्या कितना? 3 है, इसको 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। 4 से क्यों गुना कर रहे थे? क्योंकि 4 पार्ट में इधर वाला इतना ही दांत का डेंटल फार्मूला होता, इतना ये हो गया, ऊपर वाला ये हो गया, इधर वाला, यानी 4 पार्ट में बटा होता है, इसीलिए यहाँ 4 से गुना किया। अगर ये डेंटल फार्मूला याद रहेगा तो उसका संख्या ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो आगे चलते हैं दांत का संरचना पढ़ने। ये जो इसमें चलिए और प्रोटॉन का होएगा कंपेयर, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपेयर करो, ये जो है मतलब पॉजिटिव बॉडी, ये बॉडी जो है ये क्या है? रिएक्टिव रहेगा पॉजिटिव। चलिए दांत के ऊपर वाला परत जो होता है वो उजला रहता है, इसलिए उजला से हम लिखे। आगे कि ये दांत कितने पार्ट में बटा होता है? ऊपर में क्या ये मसूरा रहता है। ये मसूरा से जितने नीचे रहता है उसको जड़ बोला जाता है, यानी यहाँ से लेके ये पूरा जड़ हुआ रूट। ठीक, और ये पूरा जो मसूरा से निकला हुआ उसको क्या बोला जाएगा? शीर्ष वाला पार्ट बोला जाएगा, शीर्ष बोला जाएगा, क्राउन बोला जाएगा। और ये शीर्ष और जड़ के बीच वाले भाग को क्या बोला जाएगा? नेक, गर्दन, नेक बोला जाएगा, गर्दन बोला जाएगा। ठीक, तो आगे चलते। तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। आगे कहेंगे ये जो होता है दांत के ऊपरी परत, ये दांत का व्हाइट वाला परत दिख रहा है, ये दांत के व्हाइट वाले परत को क्या कहते हैं? एनामेल। एनामेल का कहेंगे कलर कैसा रहता? तो व्हाइट रहता। एक सेकेंड, अरे यहाँ वाला पंखा बंद करो। तो आगे देखते हैं। कहेंगे दांत का ऊपरी परत को क्या बोला जाता? एनामेल। और एनामेल का कलर कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। ये कहेंगे किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है और फास्फेट आयन का बना होता है। तो कहेंगे एनामेल किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है, इसीलिए सबसे ये हार्ड पार्ट भी होता है। दांत के ऊपरी परत को हार्ड पार्ट, इससे भी हार्ड होता है ये जबड़ा, लेकिन इसको भी कहेंगे तो ये हार्ड ही पार्ट रहता है, सबसे हार्ड पार्ट रहता है, कठोर रहता है। इसके अंदर में एक पीला संरचना रहता है।
जिसको डेंटाइन बोला जाता है। आप कितना भी दांत को साफ कर लीजिए, हल्का पीला ही दिखता है, पीलिया मतलब पीला ही थोड़ा दिखता है, इसी डेंटाइन के कारण दिखता है। क्योंकि डेंटाइन का कलर कैसा रहता है, तो हल्का पीला रहता है। एनामेल का कलर कैसा रहता है, उजला रहता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बनाता है। दांत कितने प्रकार यानी दांत कितने पार्ट में बटा होता है, 3 पार्ट में। मसूड़ा के ऊपर वाले संरचना को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। मसूड़ा के नीचे संरचना को रूट कहेंगे, जड़ कहेंगे। और दोनों के बीच वाले संरचना को नेक कहेंगे, गर्दन कहेंगे। आप इसमें भी इसको पहचानते होइएगा, इसी को बोला जाता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस टिश्यू बोला जाता है। ये दांत के अंदर रहता है नर्वस टिश्यू। अब कभी कभी होता है क्या, इसको कभी कभी ये पिल्लू छोटा छोटा जीवाणु वगैरह जो होता है, छोटा छोटा जीवाणु इसको खा जाता है, यानी छिद्र बना देता है। अब इस छिद्र के द्वारा क्या पानी जाएगा, कभी हम ठंडा पानी पियेंगे तो यहाँ तक चला जाएगा, गर्म पानी पियेंगे तो फिर यहाँ तक चला जाएगा। कभी सुने हो जाएगा ठंडा पानी पीते कनकना के लगता है और गर्म पानी पीते झंझना के लगता है। बस इसी के कारण क्या ठंडा पानी पियेंगे तो इस छिद्र के द्वारा कहाँ जाएगा, तंत्रिका नर्वस टिश्यू में चला जाएगा। और नर्वस टिश्यू क्या करता है, जितना भी इम्पल्सन आता है, जितना भी आवेग आता है, उसको क्या करता है, हमारा माइंड तक पहुंचाता है। यानी दांत में पूरा पूरा ब्लड में मिल जाएगा, इसीलिए कनकनाता और गर्म पानी पीने से झंझनाता। ठीक, अब ये समझते हैं कि इसमें छिद्र कैसे हो जाता है, या इसके ऊपर कभी कभी सुबह के उठते टाइम ये भी देखते हुए एक पतला सा परत का जमा हो जाता है, जिसको बोला जाता है दंत प्लाक। और ये जब झाड़ने लगता है इसमें छिद्र होने लगता है, जिसको बोला जाता है दंत अस्थिक्षय। अब यही पढ़ते आगे क्या होता है, दंत प्लाक क्या होता है और दंत अस्थिक्षय क्या होता है। चलिए आगे चलते, दंत अस्थिक्षय क्या होता है। इसके ऊपर क्या, कभी मैं रात को मीठा पदार्थ या कोई भी खाना खा के, क्या खाना खा के सोते हैं, खाना का छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, खाना का छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसमें चिपक जाता। क्या इसमें चिपक जाएगा, ये चिपक कर क्या करता है, एक परत का निर्माण, पतली परत का निर्माण कर लेता। जब उसी को हम साफ नहीं करेंगे या ब्रश वगैरह से साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक परमानेंट मेम्ब्रेन का निर्माण कर लेता, परत का निर्माण कर लेता, जिसको क्या बोला जाएगा, दंत प्लाक बोला जाएगा। तो कहेंगे दंत प्लाक क्या होता है, जब हम खाना खाते खाना के माइन टुकड़ा क्या होता है, दांत के ऊपरी सतह पर ऊपरी परत पर चिपक जाता। और वही पतली परत क्या करता है, धीरे धीरे अगर हम उसको साफ नहीं करेंगे तो एक परत का अस्थायी परत का निर्माण कर लेता है, जिसको बोला जाता है दंत प्लाक। अब ये दंत प्लाक क्या करेगा, छोटा छोटा जीवाणु से रिएक्शन करेगा, और जीवाणु से रिएक्शन करके एक एसिड का निर्माण करता है। ये एसिड का निर्माण करेगा। अब ये एसिड क्या होता है, कोई भी चीज को ज्यादा से ज्यादा हार्ड भी रहेगा तो उसको गलाने का क्षमता रखता। जब ये एसिड क्या करता है, हल्का हल्का धीरे धीरे, अब एक दिन ये नहीं कि एक दिन हम नहीं धोएंगे पूरा का पूरा दांत गला देगा। अब यही एसिड धीरे धीरे गलाना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे क्षरण करना स्टार्ट करेगा। अब क्षरण करने का मतलब तोड़ना स्टार्ट करेगा। अब पूरा का पूरा अगर धीरे धीरे तोड़ते रहे क्या एक छिद्रनुमा बन जाएगा संरचना, उसी को बोला जाता है दंत अस्थिक्षय, जिसको बोला जाता है जीवाणु खा गया दांत को, धीरे धीरे उसी को खा जाता है, जिसको दंत अस्थिक्षय बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा दांत संरचना खत्म हो गया। दांत के बारे में कहीं से कुछ भी कहीं से पूछे तो आपको बन जाएगा। तो आगे चलते, दांत के अलावा क्या होता है हमारे मुख में, क्या दांत के अलावा अब क्या होता है, जीभ होता, टंग होता, और टंग के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा टंग, ये रहा टंग, ये जीभ रहा। अब कहेंगे सबसे अगर मुंह खोलते सबसे बड़ा पार्ट क्या दिखता, सबसे बड़ा पार्ट यही जीभ ही देखता। कहेंगे मुखवा में सबसे ज्यादा क्या रहता, तो सबसे ज्यादा नहीं कि सबसे ज्यादा स्पेस कौन छेकता, तो यही जीभ छेकता। कहेंगे क्या जीभ में हड्डी वगैरह रहता, तो कहेंगे इसमें हड्डी नहीं रहता। कहेंगे जीभ एक प्रकार का क्या होता, मांसल संरचना होता, जिसमें हड्डी वगैरह नहीं रहता, इसमें हड्डी नहीं रहता। ठीक, आगे कहेंगे ये जीभ क्या होता, ऊपर यानी कि स्टार्टिंग वाला फेज जो होता है यानी शीर्ष वाला पार्ट होता है, ये शीर्ष वाला, ये पूरा का पूरा फ्री रहता, हम कहीं भी इसको ले जा सकते, आपको दिखा सकते या कुछ भी कर सकते। लेकिन लास्ट वाला पोर्शन क्या होता, क्या लास्ट वाला पोर्शन हम बाहर निकाल पाएंगे, बाहर ये निकलता है नहीं। ये गले में एक हड्डी होता है जिसको हायोड बोला जाता है, ये हायोड से ही क्या होता है, ये जुड़ा रहता है। कहेंगे क्या ये आगे वाला पार्ट होता है, ये क्या होता है, पूरा का पूरा फ्री रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन ये पीछे वाला पार्ट क्या होता है,
ये पीछे वाला पार्ट ये जुड़ा रहता। कहाँ से जुड़ा रहता? गले में एक हड्डी होता है, कार्टिलेज रहता, ठीक, इससे जुड़ा रहता। हायोड नामक हड्डी से जुड़ा रहता। कहेंगे आगे वाला पार्ट फ्री रहता है, पीछे वाला पार्ट फ्री नहीं रहता। अब कहेंगे इसमें जीभ का काम क्या क्या होता है? जीभ का काम होता है स्वाद चखना। अब ये स्वाद कैसे कैसे चख, इसमें एक छोटा छोटा इस प्रकार से संरचना रहता है, एक छोटा छोटा अंकुर जैसे संरचना रहता है जिसको बोला जाता है स्वाद कलिका। और कहेंगे स्वाद कलिका कितना होता है संख्या इसका? लगभग इसका स्वाद कलिका संख्या लगभग होता है, स्वाद कलिका कहीं जीव के ऊपर छोटे छोटे अंकुर जैसी संरचना रहता है जिसका संख्या कितना होता है? 2 से 10,000, 2 से 10,000 स्वाद कलिका की संख्या होता है। ये स्वाद कलिका करता है क्या? ये स्वाद को पहचानने में मदद करता है। आगे चलते हैं कौन कौन से स्वाद को पहचानता। चलिए अब ट्रिक से इसको समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे इसको क लिखेंगे, क ख पढ़े है ना, क ख, इसके बाद न लिखेंगे, यहाँ पर म लिखेंगे। यहीं से पूरा का पूरा पहचान आ जाए। सबसे स्टार्टिंग वाला लास्ट वाला अंदर वाला पार्ट जो होता है वहाँ से क्या पहचान में आता? खट्टा। क्या हम जीभ में कभी भी थोड़ा सा अगर मीठा रहता तो ये टेल वाला पोर्शन रहता है यहाँ से छूते, मतलब यहाँ से उसको टच करते, लेकिन वही खट्टा रहता है, एक बार ही निकलते फिर भी खट्टा लगता है। लास्ट वाला क्या करता? ये करवा को पहचान करता। उसके बाद ये क्या करता? खट्टा, खोप और खट्टा। आगे कहेंगे नो से क्या होता है? नमकीन। कहेंगे ये वाले पोर्शन और ये वाले क्या करता? नमकीन को पहचान करता। और ये वाले पोर्शन क्या करता? मीठा को पहचान करता। ठीक, तो ये अलग अलग पार्ट क्या करता? अलग अलग स्वाद को पहचानने में मदद करता। तो जीभ का काम क्या क्या हो गया? सबसे पहले स्वाद को पहचानने में मदद करता है। जितना भी हम बर्गर, पिज्जा, डोसा, समोसा खाते हैं उसको क्या करता है? नहीं, लार में जितना भी मुंह से जितना भी क्या कहते हैं स्लाइवरी निकलता है, सलाइवा निकलता है, सलाइवा को क्या करता है? मिलाने में मदद करता है, लार को मिलाने में मदद करता है। आगे कहीं जितना भी लिमका डिमका जो भी कुछ हम बोलते हैं वो बोलने में भी मदद कौन करता है? यही जीभ करता है। क्या हम जीभ को कभी पकड़ के बोलिएगा, क्या हो पाएगा? यानी जीभ का दूसरा भी काम क्या हो जाएगा? बोलना। इसका कहेंगे कार्य क्या क्या हो सकता है? एक नंबर में सबसे तो पहले कहेंगे स्वाद को चखना, और सबसे ज्यादा ये सेंसेटिव ऑर्गन होता है, इसलिए ज्ञान इंद्रियां इसको बोला जाता है, ये सेंसेटिव होता है बहुत ज्यादा। आगे लिखते कहीं इसका और काम क्या होता है? बोलना। तीसरा काम क्या होता है? भोजन में। आगे बताएंगे लार का निर्माण कहाँ में होता है? लार का मिलाना। आगे और क्या काम हो सकता है? आज कभी बताएंगे नहीं कि दांत में कुछ भी चीज लग जाता है, दांत में जब लगने के बाद या तो हम कभी आम, जैसे अभी आम का महीना, जब आम खाते थोड़ा वो जितना भी कुछ दांत में फंस जाता है उसको जीभ ही छुड़ाने में मदद करता है। कहीं ना कहीं क्या कहेंगे? तो कहेंगे जीभ का काम और क्या रहता है? हमारे दांत को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, दांत को भी सुरक्षा देता है। तो इतना जीभ का काम होगा। कहेंगे जीभ में क्या हड्डी पाया जाता था? हड्डी नहीं पाया जाता। क्या ये मांसल संरचना होता है? ठीक, ये पूरा का पूरा जीभ के बारे में होगी। आज चलते सलाइवरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि या लाला ग्रंथि बोला जाता। सलाइवरी ग्लैंड। तो क्या कहेंगे लार ग्रंथि कहाँ में पाया जाता है? मुख गुहा में ही पाया जाता है। ठीक, लार ग्रंथि की संख्या, लार ग्रंथि की संख्या 6 होता। और कहेंगे इसका प्रकार कितना होता? 3 प्रकार होता। ये समझाते हैं ये कहाँ कहाँ में पाया जाता। समझ लीजिए, ये मेरे हीरो बाबू हैं। तो चलिए ये सबसे यहाँ पे तो कान रहेगा, ये कान के पास में ये वाली संरचना रहता है जिसको पैरोटिड बोला जाता है। पैरोटिड हो गया या कर्णपुर बोला जाता है, पैरोटिड। ठीक, आगे कहेंगे जीभ जो होता है, जीभ के नीचे यहाँ पर एक छोटी सी संरचना रहता है जिसको सबलिंगुअल बोला जाता है। सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद एक रहता है ये जो जबड़ा हो गया, जबड़ा के एक नीचे रहता है, इससे हल्का बड़ा रहता है जिसको बोला जाता है सबमैंडिबुलर।
सब मैंडिबुलर। तो कहेंगे ये ग्लैंड की संख्या कितना होता, 3 इधर पार्ट में, यानी 3 इधर रहता है एक साइड में, 3 इधर रहता है। तो कहेंगे इसका संख्या कौन रहता है, कितना रहता है, 6 रहता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकार कौन कौन हो गए। एक नंबर में कहेंगे पैरोटिड, जो कान के पास रहता है उसको क्या बोला जाता है, पैरोटिड। जितना कान बड़ा रहता है सेम उसी के साइड में भी पैरोटिड रहता है। आगे कहेंगे दूसरा कौन हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा, जो जीभ के जो नीचे रहता है, जीभ के नीचे होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल बोला जाता है। आगे कहेंगे जीभ जबड़ा के नीचे वाले ग्लैंड को क्या बोला जाता है, सब मैंडिबुलर बोला जाता है। और ये तीनों में कहेंगे सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा ये रहता है। और कहेंगे सबसे छोटे कौन होता है, तो ये यहाँ पे संरचना में भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा ये और सबसे छोटे ये। तो मुख्यतः इतना समझ में आ गया। अब ये कहेंगे सबसे ज्यादा बड़ा तो पैरोटिड है, लेकिन सबसे ज्यादा सलाइवा का निर्माण कौन करता, सब मैंडिबुलर ही करता। तो इतना पहले समझते। अब कहेंगे लार ग्रंथि का काम क्या होता है, लार ग्रंथि की संख्या कितना होता है, प्रकार कितना होता है और कौन कौन होता है, ये तीनों समझ में आ गया। और कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो आगे कहेंगे इसका काम क्या, जब लार ग्रंथि नामी है तो इसका काम क्या रहेगा, लार का निर्माण करना। लार सलाइवा, या तो इसी को लाला भी बोला जाता, या जिसको हम लोग बोलते हैं लेर, थूक जो होता, तो वही होता है लार, सलाइवा होता नहीं। कहेंगे ये लार ग्रंथि का काम क्या होता, लेर का निर्माण करना, लार का निर्माण करना, सलाइवा का निर्माण करना। ठीक, अब ये पढ़ते हैं सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है। क्या सलाइवा को कभी हाथ से टच करके देखें, जरूर देखिए, थोड़ा चिपचिपा रहा था। अब ये चिपचिपा भी रहा था और उसको निकालने के बाद क्या पानी के जैसे रहता है, पानी के जैसे रहता, चिपचिपा रहता और थोड़ा सा उसमें रसायन रहता है, केमिकल रहता। सबसे पहले कहेंगे पानी रहता, पानी वाटर रहता। उसके बाद चिपचिपा कहेंगे किसके कारण होता, म्यूकस के कारण। हमारे धरती पे यानी हमारे शरीर से जितना भी पदार्थ चिपचिपा निकलता है सभी के सभी क्या होता है, म्यूकस के कारण ही चिपचिपा रहता है, जिसको श्लेष्मा बोला जाता है। आगे कहेंगे तीसरा पार्ट क्या होता है, एंजाइम रहता है, जिसको बताए थे ना अभी केमिकल, तो यही एंजाइम रहता है। तो कहेंगे लार में क्या क्या, सलाइवा में क्या क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ही पाया जाता है। उसके बाद म्यूकस पाया जाता, फिर एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो आप समझते हैं ये पानी का काम बस क्वांटिटी को बढ़ाना, लेकिन ये म्यूकस का काम क्या रहेगा, म्यूकस का काम रहता है हमारे पूरा बक्कल कैविटी को मुलायम रखना। या तो बताइए दांत, या दांत हो गया, जीभ हो गया, अगर ज़्यादा क्या रूखापन रहेगा तो क्या हमारे दांत में खरोच, सॉरी जीभ में खरोच लग सकता है, या तो ऊपर में तालू वगैरह उसमें खरोच लग सकता है। इसीलिए पूरा कैविटी को, पूरा बक्कल कैविटी को मुलायम कौन रखता, ये म्यूकस रखता। तो कहेंगे ये मुलायम, पूरा मुख गुहा को मुलायम रखता है और जीभ को मुलायम रखता है। या तो दांत में कोई भी चीज़ सटने नहीं देता है। जैसे हम भोजन खाते क्या उसको सही से धोते हैं उस टाइम, मतलब धोते भी तो, अगर जैसे कोई भी चीज़ में हम खाना खाते उसको ज़्यादा मांजना पड़ता, लेकिन वही क्या हम दांत को उस तरह से करते, यही म्यूकस के कारण वहाँ पे चिपकता नहीं। अगर ज़्यादा तक टाइम छोड़ देंगे तो चिपक ही जाएगा, लेकिन यही म्यूकस के कारण क्या होता, चिपकता नहीं। तो कहेंगे एंजाइम, कहेंगे एंजाइम अब कौन कौन पाया जाता, एक पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, एक पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। बस यही 2 प्रकार का एंजाइम। डायरेक्ट पूछा जाता है मुख गुहा से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, एक टाइलिन एंजाइम निकलता है, एक दूसरा लाइसोजाइम निकलता है। ठीक, ये दोनों डायरेक्ट यहाँ से नहीं पूछेगा ये एंजाइम कौन सा लार से निकलता है या कहाँ से निकलता है, ये डायरेक्ट कहेगा मुख गुहा से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो लाइसोजाइम निकलता है, दूसरा टाइलिन निकलता है। लाइसोजाइम का काम क्या रहेगा, जैसे सेल से पढ़े हुएगा तो सेल्स में लाइसोसोम रहता है, और लाइसोसोम का काम क्या रहता है, जो भी आसपास में कोशिका इधर उधर नौटंकी क्या उसको दखल कर देता, मार देता है, यानी उसी तरह से लाइसो का मतलब ये कोई भी चीज को मारना। ठीक, इसको क्या हो गया, चलिए समझते हैं। तो लाइसो का अभी बताए थे, लाइसो का मीन्स क्या होता, कोई भी चीज को मारता, और जाइम का मतलब एंजाइम, लाइसो का मतलब हमारे मुख यानी कि भोजन के साथ जितना भी मुख गुहा में आएगा, छोटा छोटा जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया वगैरह जो भी आता है उसको मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम। तो कहेंगे भोजन के साथ जितना भी दुष्ट आता यानी जितना भी जीवाणु वगैरह आता, जीवाणु को मारने का काम कौन करता, तो लाइसोजाइम करता।
और कहेंगे टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता। तो कहेंगे टाइलिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, ये पूरा का पूरा माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया तो कहेंगे मुख्य यानी कि मुख में माउथ में कौन सा भोजन यानी कौन सा पोषक तत्व का पाचन होना स्टार्ट हो जाता? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक पूरा का पूरा पाचन नहीं मानेंगे। इससे पहले हम पढ़े थे जैसे कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी हो गया, विटामिन हो गया। तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट जो भोजन है, एक सेकंड थोड़ा इसको भी देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट दूसरा होता प्रोटीन, तीसरा होता वसा। पानी और विटामिन मिनरल्स का ये सब का पाचन नहीं होता, तो बस इतना समझना। चलिए ध्यान देते हैं। कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या होता? ग्लूकोज होता। प्रोटीन का छोटा रूप क्या होता? अमीनो एसिड होता। आगे कहेंगे वसा का छोटा रूप क्या होता? या तो ग्लिसरॉल होता तथा वसीय अम्ल। फैटी एसिड होता। तो अभी बस इतना ये समझना है, कार्बोहाइड्रेट खाते, प्रोटीन खाते और वसा खाते। जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में टूट ना जाए तब तक पूरा पाचन की प्रक्रिया नहीं समझेंगे। या तो प्रोटीन जब तक अमीनो एसिड में ना टूट जाए तब तक उसको पूरा पाचन नहीं मानेंगे। या तो वसा ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल में ना टूट जाए तब तक उसको क्या पाचन की प्रक्रिया नहीं मानेंगे। क्या अभी जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा? नहीं टूटा। क्या पूर्ण पाचन हो पाया? नहीं हो पाया। तो कहेंगे कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज में, अभी ग्लूकोज में नहीं टूटा इसीलिए इसको आंशिक पाचन बोलेंगे। जब ये ग्लूकोज में पूरा का पूरा टूट जाएगा तब उसको पूर्ण पाचन बोलेंगे। ठीक, तो या तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ सकता, कहेंगे कार्बोहाइड्रेट के छोटा रूप को क्या बोला जाता? ग्लूकोज बोला जाता। प्रोटीन के छोटा रूप को क्या बोला जाता? एमिनो एसिड बोला जाता। और वसा के छोटा रूप को क्या बोला जाता? ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल बोला जाता है। इससे पहले हम हेडिंग में बताए थे पाचन जरूरी क्यों है। अभी तक फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा लगभग पाचन क्यों जरूरी है। क्या हम बड़ा बड़ा रोटी जब भी हम खाते, चावल जब भी खाते, क्या बड़ा सा टुकड़ा रहता? और हमारा कोशिका जब भी हम कुछ भी खाते उसको कोशिका में जाना पड़ता। क्या कोशिका इतना बड़ा एडजस्ट कर पाएगा? छोटा से तपिंदी सा कोशिका ही रहता, क्या इसको ये ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करता। एंजाइम की सहायता से, ये जो भी रसायन या केमिकल की सहायता से क्या करते, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करता ताकि ये क्या कर सके, ये कोशिका में अडॉप्ट कर सके। ठीक, तो कहेंगे पाचन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बड़ा सा मॉलिक्यूल हम कोशिका में एडजस्ट नहीं कर पाते, यानी कोशिका नहीं ले पाता है, जिसके कारण इसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड किया जाता ताकि ये कोशिका में जाकर एडजस्ट हो पाए, या तो हमारे शरीर में जितना भी ब्लड्स है ब्लड्स में दौड़ पाए। तो ठीक, तो कहेंगे पाचन जरूरी क्यों? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और पोषक तत्व में ये किसका कौन सा छोटा रूप होता है ये भी पूरा याद रखना। कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप, ये पूरा आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। और ये आप कल से पढ़ाएंगे, नहीं अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि अमाशय क्या होता है। या तो सबसे पहले ये मुख गुहा खत्म हो गया, अब यहाँ जो पाया जाता है जिसको फेरिंग्स बोला जाता है, इससे जो नली से जुड़ा रहता है उसको फूड पाइप यानी ओसोफेगस बोला जाता है। अमाशय, स्टमक वगैरह अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो मुख्यतः आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।